आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग UGC नेट परीक्षा जून 2015 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे, विश्लेषण सहित व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है जून के ही पेपर जो है ये तृतीय प्रश्न पत्र का 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण जो है बारिश हो रहा है हमारे इधर, तो इस कारण जो है हम वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पाए। आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे तो उसके लिए जो है खेद है, ठीक है। आइए हम लोग 46 नंबर प्रश्न से देखते हैं। साथ ही बता दें नेट GRF KVS TGT PGT DSSS असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ भी जो है हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। BPSC TRE 4 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ें और जो है अपनी तैयारी मजबूत करें और जो है अपनी सफलता के एक कदम आगे बढ़ें। आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 46 नंबर प्रश्न से। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। जादुई यथार्थवाद शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैब्रियल गार्सिया मार्केज या जुआन रूफो या फ्रेंज रोह या जॉर्ज साइको। तो सबसे पहले जादुई यथार्थवाद का प्रयोग कौन किए थे? तो आपको पता ही होगा कि जो है फ्रेंज रोह ने जो है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के मैजिक रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। मैजिक रियलिज्म का जो है क्या है? हिंदी रूपांतरण है जादुई यथार्थवाद। इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किए? फ्रेंच रोह ने किया था। और ये जो है जर्मनी चित्रकारों के जो है चित्रों का विश्लेषण करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक बुअलो को माना जाता है। जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? बुअलो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा कमेंट में। आप कमेंट में उत्तर नहीं देते हैं, बहुत जो है कोई हमें कमेंट में अपना फीडबैक भी नहीं देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमारे जो मनोबल बढ़े और जो है लगातार हम बड़ी वीडियो इस तरह के ही वीडियो बनाते रहें, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग कमेंट अवश्य करें। देखिए अब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें से जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं हैं जोसेफ एडिसन, लुकाच या राल्फ फॉक्स या कॉर्डवेल। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ए नंबर, जोसेफ एडिसन जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं है। तो यदि पूछा जाए मार्क्सवादी विचारक कौन कौन हैं, तो राल्फ फॉक्स, लुकाच और कॉर्डवेल हैं। व्याख्या देखिएगा। कार्ल मार्क्स जो है लुकाच, कॉर्डवेल और राल्फ फॉक्स और ब्लॉक बेंजामिन गोल्डमन एडानो आदि जो है मार्क्सवादी विचारक के हैं। तो यदि पूछा जाएगा मार्क्सवादी विचारक कौन कौन हैं, तो कार्ल मार्क्स तो मार्क्सवादी हैं ही, लुकाच, कॉर्डवेल, राल्फ फॉक्स, ब्लॉक बेंजामिन, गोल्डमन एडानो आदि जो है मार्क्सवादी विचारक हैं। जोसेफ एडिसन ने ये जो है अंग्रेजी भाषा के निबंधकार और नाटककार, कवि और जो है राजनीतिज्ञ थे। तो जोसेफ एडिसन क्या थे? ये जो थे अंग्रेजी भाषा के निबंधकार, नाटककार और जो है कवि, उसके साथ राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने जो है अपनी
इन्होंने अपने जो है मित्र रिचर्ड स्टील के साथ जो है पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इसमें से कौन सा जो है कथन सत्य है? प्लेटो की जो है दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। दूसरा है प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दृष्टि आदर्शपरक थी, दोनों की ही दृष्टि क्या थी? आदर्शपरक थी। तीसरा ऑप्शन है प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। और जो है चौथा है प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य सी है, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु का जो है यथार्थपरक। व्याख्या देखिएगा, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। प्लेटो कैसा था? प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। वह आदर्श राज्य के कवि और साहित्य कार्य के निष्कासन के बात करता था। किसका बात करता था? वह आदर्श राज्य के कवि या जो है साहित्यकार के निष्कासन की बात करता था। अरस्तु जो है यथार्थवादी था, उसके जो है त्रासदी को विशेष महत्व दिया था। कौन? अरस्तु। अगला प्रश्न है, संवेदनशीलता का जो है असहचर्य यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का असहचर्य यह अवधारणा किसकी है? तो I.A. रिचर्ड, जॉर्ज लुकाच, T.S. इलियट या F.R. लिविस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा T.S. इलियट। T.S. इलियट जो है संवेदनशीलता का असहचर्य यह अवधारणा दिया था। और संवेदनशीलता का असहचर्य मूर्त विधान T.S. इलियट का है। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत I.A. रिचर्ड का है। मूल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत जो है किसका है? I.A. रिचर्ड का है। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच का है। महान यथार्थवाद कौन है? जॉर्ज लुकाच हैं। मूल्य सिद्धांत या संप्रेषण सिद्धांत जो है I.A. रिचर्ड का, या संवेदनशीलता का जो है असहचर्य मूर्त विधान जो है T.S. इलियट का। अगला प्रश्न है, T.S. इलियट के जो है आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है? द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथ, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। दूसरा है एलिजाबेथ, एसेज, सेकेंड वुड, सेकेंड एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला ही, द। तो आइए व्याख्या देखते हैं। T.S. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। द सेक्रेड वुड, याद रखिएगा T.S. इलियट की महत्वपूर्ण कौन कौन सी रचना है जो आलोचनात्मक रचना है? द सेक्रेड वुड जो 1920 में लिखा गया था। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 का है। एलिजाबेथ एसेज 1932 का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये 1933 का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। सेलेक्टेड एसेज 1934 और जो है एसेज
एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 का है। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936। आइए एक बार फिर से देखिएगा टी.एस. इलियट के जो है आलोचनात्मक के ग्रंथों का जो है सही अनुक्रम। द सेक्रेड वुड 1920 का है। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 का है। एलिजाबेथ एसेज 1932। ए यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म, ये 1933 का है। सेलेक्टेड एसेज 1934 और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 का है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों को जो है उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। लिरिकल बैलेट्स क्रोचे, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिच, एस्थेटिक, वर्ड्सवर्थ हो जाएगा क्या, एस्थेटिक, और द फाउंडेशन ऑफ इलियट एस्थेटिक्स, रिचर्ड, कौन सा किसके साथ मिलेगा? मिलान के लिए जो है आपको इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं, क्योंकि जो है इसका मिलान ऊपर नीचे है तो फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करने में समय लग जा सकता है। आइए देखिएगा, लिरिकल वैलेट जो है, वैलेट में कौन, वैलेट वर्ड्सवर्थ का जो है क्या है, लिरिकल वैलेट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाश्चात्य से जो है सभी मतलब जहाँ भी जो है आप कुछ साहित्य पूछा जाता है वहाँ जो है ये सब क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि जो है पाश्चात्य में बदलने के लिए कुछ नहीं है, वही जो प्रश्न बनना हुआ है वही बार बार बनते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट रहता है, याद रखने के लिए थोड़ा बार बार अभ्यास की ज़रूरत है। लिरिकल बैलेट्स जो है 1798 का है, वर्ड्सवर्थ का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 का है, कॉलरिज का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके बाद है बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है, तो कॉलरिज की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है, कॉलरिज की है, जो 1817 की है। और एस्थेटिक्स जो है 1902 का है। एस्थेटिक्स जो है 1902 का है, क्रोचे का है। एस्थेटिक्स 1902 क्रोचे। बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉलरिज की है, 1817 ईस्वी की है। और लिटरेरिया ना लिरिकल बैलेट्स, कौन सा बैलेट, लिरिकल बैलेट्स से वर्ड्सवर्थ है ना, वर्ड्सवर्थ है ना, कब का है, 1798 का है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 का है, रिचर्ड का है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 रिचर्ड्स का है। द सेक्रेड वुड जो है 1920 का है, इलियट का। द सेक्रेड वुड जो है, दी सेक्रेड वुड किसका है, 1920 का, इलियट का है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत मोस्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम में किस भाषा में लिखा गया था? आप लोगों को पता होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं जी, कमेंट में उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है फ्रेंच जी। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से जो है ग्रंथ है इतवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच विद्वान गाज द तासी हैं। इसकी जो है भाषा फ्रेंच है। इसकी भाषा कैसी है, फ्रेंच है। यह पुस्तक के 2 भागों में जो है विभक्त है, जिसका जो है प्रकाशन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ। 1839 और 1847 में हुआ। कौन सा पुस्तक जी, इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का किसके द्वारा लिखा गया था, तो गाज द तासी के द्वारा।
दो भाग में 1839 और 1847 में। यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की जो है प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो ये कहाँ पर मुद्रित किया गया था? तो पेरिस में मुद्रित किया गया था। इतवाड़ लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण जो है 3 भागों में विभक्त हो गया। द्वितीय संस्करण जो है ना कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त हुआ था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 में हुआ। मतलब जो है तीनों का जो है 70, 71 था, है ना। और इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों की संख्या कितनी है? इस तरह से पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में इतवाड़ लिटरेचर, है ना, हिंदुस्तानी में जो है टोटल कितने उर्दू कवि थे, कितने हिंदी कवि थे? उर्दू कवियों की संख्या 72 थी और हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी? अच्छा, हिंदी कवियों की संख्या ही 72 थी और उर्दू कवि की संख्या 666 है। यह जो है यह ग्रंथ वर्ण कर्मानुसार कवियों को जो है वर्णित किया गया है। वर्ण के कर्म के अनुसार जो है किस जो है रचना में जो है कवियों को जो है व्यवस्थित किया गया है, ग्रंथ में व्यवस्थित किया गया है इतवाड़ लिटरेचर हिंदुस्तानी में। और इसमें कितने कवि हिंदी के थे? तो 72 हिंदी के, उर्दू के 666 हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किए थे? तो ये जो है गाजदा ताशी के जो है हिंदी ग्रंथ को जो है हिंदी में अनुवाद किया। तो किस नाम से किया ये पूछा जाता है। हिंदुई साहित्य का इतिहास ये जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है ताशी के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और प्रकाशन वर्ष कब है ये भी पूछा जाता है, 1952 ईस्वी में। और जो है हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे इतवाड़ लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये 2 भागों में था। पहला भाग का जो है 2 भाग में प्रकाशन था, 1839 और 1847, और द्वितीय भाग का जो 3 भाग में 1870, 70 और 71 था। और लेकिन इसका जो है कहेंगे कितने कवि थे हिंदी के? तो 72, उर्दू के 666। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। कौन से नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। इसका प्रकाशन ने 1952 ईस्वी में कराया गया। हिंदुई अर्थात जो है हिंदी, और जो है हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ प्रकट होता है। देखिए ये दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। एंदुई मतलब हिंदुई अर्थात हिंदी, और हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू। ये जो था हिंदुस्तानी जो शब्द था ये क्या था? उर्दू अर्थ प्रकट करता है। लेकिन हिंदुई जो है ये हिंदी का अर्थ प्रकट करता था। और ताशी जी जो है उर्दू भाषा के समर्थक थे। तो गाजदा ताशी किस भाषा के समर्थक थे? इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो उर्दू भाषा के समर्थक थे। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? दिनकर बच्चन या रघुवीर सहाय या अज्ञे? तो बिल्कुल आपका सही आंसर है अज्ञे। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। आइए देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। शाश्वती डायरी जो है इसके लेखक अज्ञे हैं। परवासी की डायरी, कौन सी डायरी है? परवासी की डायरी,
हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी किनकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। दिनकर की डायरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिनकर की डायरी खुद दिनकर ही लिखे थे। दिनकर की डायरी दिनकर लिखे। दिल्ली में मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है। दिल्ली मेरा प्रदेश किनका है? रघुवीर सहाय का है। शब्द जादू है, शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किस रचनाकार के हैं? जो है शब्द क्या है? जादू है, और मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? तो ये पंक्ति किस रचनाकार का है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, या जो है शमशेर बहादुर सिंह, या जो है रघुवीर सहाय। क्या कहते हैं? शब्द जादू है, मगर क्या यह जो है समर्पण कुछ नहीं है? यह पंक्ति किनका है? तो ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय कहते हैं। शब्द क्या है? जादू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो शब्द जादू है कौन कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। लेकिन जो है माधव मुक्तिबोध है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये कहते हैं कविता में जो है कहने की आदत नहीं है, कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। मुक्तिबोध की पंक्ति है, कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। मुक्तिबोध का है, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये शमशेर बहादुर सिंह का है। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है शमशेर बहादुर सिंह का। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, ये किनका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। ये पिछले भी जो है सेट में हम लोग देखे थे इस तरह के प्रश्न। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, मतलब एक मूर्ति को बनाता हूँ, दूसरा मूर्ति को ढहाता हूँ, मतलब तोड़ देता हूँ। रघुवीर सहाय कहते हैं। रघुवीर सहाय क्या कहते हैं? मैं अपनी एक रघु के वीर हैं, इसलिए तो एक मूर्ति को बनाते हैं और दूसरी मूर्ति को, एक मूर्ति को ढा देते हैं। आइए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। छप्पर, छप्पर के लेखक कौन है? छप्पर के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास ने मिश्रा, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कदम, जयप्रकाश कदम। छप्पर के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास ने मिश्रा, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कदम। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश कदम। जयप्रकाश कदम। देखिए छप्पर जो है 1994 का है, जो जयप्रकाश कदम का है ये क्या है? उपन्यास है। छप्पर जो है क्या है? छप्पर 1994 का है, जयप्रकाश कदम का है, उपन्यास है। आवाज़ें, आवाज़ें 1997 का है। मोहनदास ने मिश्राए, कहानी है मोहनदास ने मिश्राए की आवाज़ें 1997। मोहनदास ने मिश्राए। हरी, हरी कब आएगा, हरी कब आएगा 1999। सूरजपाल चौहान कहानी है, सूरजपाल चौहान का कहानी है हरी कब आएगा 1999। सलाम, सलाम जो है 2000 ईस्वी का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी क्या है? सलाम, 2000 ईस्वी का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसार का जो है स्मारक के स्तंभ काव्य है। काव्य एक जो है अखंड तत्व का जो है शक्ति है, जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो इसमें कौन सा निबंध का रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो आप बताना है। तो इसका दूसरा नंबर, काव्य एक जो है अखंड तत्व का तत्व या शक्ति है।
जिसकी जो है गति अमर है, ये नहीं है। बाद बाकी जो है क्या है, रामचंद्र शुक्ल की जो है निबंध कार्ड है। हृदय प्रसारे का जो है स्मारक स्तंभ काव्य है। दूसरा जो है ये भी सही है। तीसरा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की जो है रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। व्याख्या देखिएगा, काव्य का जो है अखंड तत्व या शक्ति है, जिसकी गति अमर है। इसकी उक्ति शुक्ल जी की नहीं है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो है जीवन चरित्र ग्रंथ के लिए रचनाकार कौन है? तो ये राधा कृष्ण दास हैं। राधा कृष्ण दास ही जो है भारतेंदु को क्या कहते हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। आइए व्याख्या देखिएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र 1904 का है। ये पूरा जो है रचना का नाम है, जीवनी है क्या, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 का है। राधा कृष्ण दास का है। किसका है? राधा कृष्ण दास का। प्राचीन पंडित और कवि 1918 का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। विभक्ति विचार नामक के जो है पुस्तक की रचना किसने की थी? माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही आंसर है भक्ति विचार के कौन हो जाएंगे? गोविंद नारायण मिश्र का है। भक्ति विचार जो है गोविंद नारायण मिश्र का है। रामलीला माधव प्रसाद मिश्र का है। रामलीला किनकी है? रामलीला माधव प्रसाद मिश्र कर रहे हैं क्या? रामलीला कर रहे हैं, तो इनकी रचना हो गई रामलीला माधव प्रसाद मिश्र का। भक्ति विचार जो है गोविंद नारायण मिश्र का है। भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भाषा और व्याकरण किनकी है रचना? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी व्याकरण जो है कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी व्याकरण किनका है? कामता प्रसाद गुरु का है। निम्नलिखित में से जो है स्वाकिया नायिका का भेद कौन सा है? स्वाकिया नायिका का भेद कौन सा नहीं है? देखिए, है नहीं है। मध्या, मुग्धा, प्रोढ़ा या वास्क सज्जा। तो इसका सही है वास्क सज्जा है ना, ये स्वाकिया नायिका का भेद नहीं है। कौन कौन सा है? मध्या, मुग्धा और प्रोढ़ा। आइए आगे देखते हैं व्याख्या इसका। कहते हैं विनय सरलता और सुशील आदि जो है गुणों से युक्त गृह कार्यों में तत्पर पवित्रता स्त्री का जो है स्वकीय नायिका कहते हैं। कैसी नायिका कहते हैं? स्वकीय नायिका कहते हैं। इसके जो है मुख्य 3 भागे होते हैं, मुग्धा और मध्या और प्रगल्भा। प्रगल्भा का अर्थ होता है प्रोढ़ा। आइए एक बार फिर से देखिएगा। विनय सरलता सुशील आदि गुणों, विनय भी होना चाहिए, सरलता भी और सुशील, ये तीनों गुणों के से युक्त गृह कार्यों में तत्पर्य पवित्रता स्त्री की का जो है स्वाक्या नायिका कहते हैं। इसकी जो है प्रमुख 3 भाग किया गया है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा का अर्थ है प्रोढ़ा। अतः जो है वासक्य सज्जा स्वाकिया नायिका भेद नहीं। ये क्या है? अतः वासक्य सज्जा स्वाकिया नायिका भेद नहीं है। भरत मुनि ने जो है नायिकों के भेदों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है।
भरत मुनि जो है नायकों के जो है भेदों की संख्या कितनी बताइए? 8 बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम में बताइए। कवि कह गया है, जनातिक्य, मुक्तिबोध, ज्ञान और जो है संवेदना, प्रेमचंद्र और उसका युग। तो इसका जो है कौन सा क्रम सही है? आप 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से कौन सा सही है बताइए। जी आप लोग बिल्कुल जो है आप कमेंट में उत्तर दीजिए, है ना, आपको इससे याद भी बना रहेगा। जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। सी नंबर, प्रेमचंद और उसका युग, जनातिक्य, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है, ये सब जो है इनकी है। प्रेमचंद और उनका युग जो है 1952 का है, रामविलास शर्मा का है। जनातिक्य 1981 का है, नेमीचंद्र जैन का है। जनातिक्य किसका है? नेमीचंद जैन का है, 1981 का है। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, ये जो है 1993 ईस्वी का है, नंद किशोर नवल का है। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993 का है, नंद किशोर नवल का है। कवि कह गया है 2000 ईस्वी, अशोक वाजपेयी का है। कवि कह गया है 2000 ईस्वी, अशोक वाजपेयी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा सही है बताइएगा। हिंदी काव्य शास्त्र की जो है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम, है ना, काल अनुक्रम में जो है कौन सा है? सही वाला बताना है। पहला हम पढ़ते हैं और 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा सही है। श्रृंगार निर्णय, पहला है श्रृंगार निर्णय, रसराज और रसिकानंद, रस कलश। दूसरा है रस कलश, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रस कलश। तीसरा है रसराज, रसिकानंद, रस कलश, श्रृंगार निर्णय। चौथा है रसिकानंद, रसराज, श्रृंगार निर्णय और रस कलश। तो बिल्कुल सही डी आंसर नहीं, बी आंसर है, रसराज, श्रृंगार निर्णय और रसिकानंद, रस कलश। आइए देखते हैं व्याख्या। रसराज जो है 1633 ईस्वी से 34 ईस्वी तक का है, मती राम का है। रसराज किनका है? रस में कौन रहते? मती मारा गया है जिनका, मती राम। रसराज 1633, मती राम। श्रृंगार निर्णय 1807 का है, भिखारी दास का क्या है? श्रृंगार निर्णय 1807 का है। रसिकानंद 1822 का है, ग्वाल का है। रसिकानंद किनका है? ग्वाल का है, 1822 का है। और रस कलश जो है 1931 का है, हरिओद का है। रस कलश किनका है? हरिओद का है, 1931 का है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित जो है ग्रंथों को उसके जो है लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। सर्वगी, मुलुकदास, ज्ञानबोध, धरणीदास, प्रेम प्रगाश, रज्जब, शब्द सागर, दादू दयाल या बुला साहेब। कोड के अकॉर्डिंग मिलान करना है आपको। जी आप लोग देख भी लिए हैं। सर्वंगी जो है ये रज्जब की है। ज्ञानबोध हो जाएगा मुलुकदास। ज्ञानबोध किनका? मुलुकदास को मूल ज्ञान प्राप्त था, इसलिए ज्ञानबोध किसका? मुलुकदास का। उसके बाद प्रेम प्रगाश जो है धरणीदास। प्रेम प्रगाश किसका हो गया? धरणीदास का। वहीं शब्द सागर हो जाएगा, शब्द सागर बुल्ला साहेब का। शब्द सागर किसका हो जाएगा? बुल्ला साहेब, याद रखिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। सर्वांगी किसका है? रज्जब का। ये बहुत मोस्ट है। सर्वांगी जो है रज्जब का है। ये भाषा भी पूछा जाता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है सर्वांगी, किसका? रज्जब का है। और
ज्ञान बोध, ज्ञान बोध मूल ज्ञान होना चाहिए, तो मुलुकदास का है। ज्ञान बोध मुलुकदास का है। ये अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा? अवधी है। क्या? ज्ञान बोध। किसकी रचना है? मुलुकदास की। प्रगास, प्रेम प्रगास जो है धरणीदास की है। प्रेम प्रगास धरणीदास की है। शब्द सागर, शब्द सागर जो है बुल्ला साहेब का है। शब्द सागर किनकी है? बुल्ला साहेब की है। अंगवधू, अंगवधू जो है दादू दयाल का है। अंगवधू किनकी है? दादू दयाल की है। राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। अंगवधू किसकी है? दादू दयाल की है। राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है अंगवधू। बहुत मोस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। रीतिकाल के जो है निम्नलिखित खड़ी बोली ग्रंथ रचनाओं को उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सुरासुर निर्णय, राम प्रकाश निरंजनी, भाषा योग विशिष्ट, दीपचंद्र जैन, भाषा पद पुराण हरि जी, और सिद्धिलास दौलत राम जैन, मुखी सदासुख लाल, मुंशी होना चाहिए, मुखी यहाँ ले, मुंशी सदासुख लाल। आपको कोड के अकॉर्डिंग मिलान कीजिए। जी बिल्कुल आपका सही आंसर है, सी नंबर ही है। देखिए सी के अकॉर्डिंग एक बार मिलान भी कर लेते हैं हम लोग। सुरा निर्णय किनका हो जाएगा? ये मुंशी सदासुख लाल का। सुरा निर्णय मुंशी सदासुख लाल का है ना, सदासुख लाल। उसके बाद जो है भाषा योग विशिष्ट, बहुत बार पूछा जाता है भाषा योग विशिष्ट किनकी है, तो राम प्रसाद निरंजनी की। भाषा योग विशिष्ट किसकी? विशिष्ट है, अर्थात राम प्रसाद निरंजनी। राम जो है विशिष्ट है, भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी। भाषा पद्म पुराण जो है ये हो जाएगा दौलत राम जैन का है, दौलत राम का है भाषा पद्म पुराण। और जो है सिद्धिलास जो है ये हो जाएगा दीपचंद्र जैन का है। सिद्धिलास किनकी है? दीपचंद जैन का। आइए व्याख्या देखते हैं, वही है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। सुरा निर्णय मुंशी सदासुख लाल का है। उसके बाद भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी, भाषा पद्म पुराण जो है दौलत राम जैन, और सिद्धिलास जो है दीपचंद जैन का है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कृतियों को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नया साहित्य नए प्रश्न, देवराज उपाध्याय। राष्ट्रीय सिद्धांत शिव कुमार मिश्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतक आनंद प्रकाश दीक्षित। रोमांटिक साहित्य शास्त्र नंदुलारे वाजपेयी या नागेंद्र। जी आप लोग मिलान कीजिए एक बार। ठीक है, बहुत अच्छा मिलान किए आप लोग। बी नंबर ही आंसर है। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य और नए प्रश्न जो है ये किसका है? नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी। और जो है रस सिद्धांत जो है नागेंद्र का है। रस सिद्धांत किसका है? नागेंद्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन जो है शिव कुमार मिश्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र का। रोमांटिक साहित्य शास्त्र जो है देवराज उपाध्याय का है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र जो है किनका है? देवराज उपाध्याय। व्याख्या देखिए। नया साहित्य नए प्रश्न कितने? 5 प्रश्न करना है। 1955 का है। नंद दुलारे वाजपेयी से, दुलारे आदमी से ही करना है। नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी 1955। रस सिद्धांत 1964 नागेंद्र का है। रस सिद्धांत 1964 नागेंद्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 का है। शिव कुमार मिश्र का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। उसके बाद देखिए रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 का है। देवराज उपाध्याय का है। काव्य में रस 1956।
प्रकाश दीक्षित। काव्य में जो है रस 1956, आनंद प्रकाश दीक्षित। प्रश्न संख्या 65 से लेकर के 75 तक के जो है प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं। दोनों के में से जो है तर्क दिया गया है और एक स्थापना दिया गया है। देखिए कौन सा तर्क और स्थापना जो है गलत है और कौन किसका व्याख्या करता है, सही या गलत। वहीं कहते हैं पहला है स्थापना। मनुष्य के लिए जो है इस तरह के प्रश्न जो है आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्न यदि आगे एग्जाम में आपके आएंगे तो आप जो है आप यदि एक बार पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करवा रहे हैं। मनुष्य के लिए जो है कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की जो है सभ्य असभ्य सभी जातियों में जो है किसी न किसी प्रकार किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क कहते हैं इसलिए जो है कविता की जो है जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। पहला सही है, दूसरा भी सही है। क्या कहते हैं, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में जो है किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क कहते हैं इसकी जो है कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। दोनों जो है सही है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार इसका व्याख्या भी देख लीजिए। मनुष्य के लिए जो है कविता वास्तव में बहुत ही प्रयोजनिक प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयोगी है। यह जो है संसार की जो है सभी सभ्य असभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसकी जो है महत्वपूर्ण जो है उपयोगिता मनुष्य जाति में हमेशा बनी रहेगी। स्थापना कहता है वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य कार्य को जो है व्यापक के सामाजिक के सत्य और संवेदना से विमुख्य करती है। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है विचारबद्धता उसकी जो है संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को जो है सर्व स्वीकृति सामाजिक के विस्तार देती है। आइए इसका जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब दोनों जो है स्टेटमेंट गलत है। तो आइए व्याख्या से क्लियर होगा। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्य को जो है रूढ़ियों और कुप्रभावों से अलग करता है। वैचारिक की स्वतंत्रता साहित्य के जो रूढ़ियों और कुप्रभावों से अलग और जो है दूर तक सोचने का अवसर देता है। यह जो है सामाजिक के सत्य और जो है संवेदना से जो है विमुख्य ना करके उस पर जो है पुनर्विचार का जो है मार्ग प्रशस्त करता है। विचारबद्धता से जो है मौलिक वैचारिकता का हनन होता है, जिससे जो है कुछ नया होने या करने की जो है संभावना समाप्त हो जाती है। विचारबद्धता अभिव्यक्ति को जो है सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार नहीं देती है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। स्थापना है कवियों ने लोक रक्षा के लिए जो है विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क कहते हैं क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट में से जो है पहला वाला सही है। कवियों में जो है लोक रक्षा के विधान में करुणा की बीज भाव माना है। करुणा से जो है रक्षा का विधान होता है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 68 नंबर देखिएगा। स्थापना देखते हैं। स्थापना कहते हैं मिथक सर्वकालिक और जो है सर्वदेशिक होता है।
तर्क कहते हैं इसलिए जो है मिथक के माध्यम से किसी भी जो है समय और समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पहला गलत है। मिथक सर्वकालिक और जो है संवेदनशील होता है, ये गलत है। सही क्या है? इसलिए अर्थात मिथक के माध्यम से जो है किसी भी समय और समाज के जो है अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। आइए देखते हैं व्याख्या। मिथक जो है सर्वकालिक के जो है सभी कालों और समय में और सर्वदेशिक के सभी देशों में। क्या क्या चीज़ में? मिथक वाला प्रश्न एक बन ही जाता है। मिथक जो है सर्वकालिक मतलब सभी कालों में, सभी समय में और जो है सर्वदेशिक सभी देशों में एक साथ और एक समान नहीं होते हैं। इसलिए जो है मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज की जो है अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 69 नंबर है। स्थापना कहते हैं नाद सौंदर्य से जो है कविता की जो है आयु नहीं बढ़ती। तर्क कहते हैं क्योंकि नाद सौंदर्य का योग्य कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। तो इसका जो है स्टेटमेंट जो है पहला गलत है। नाद सौंदर्य से कविता की जो है आयु नहीं बढ़ती है, लेकिन कविता की आयु बढ़ती है, इसलिए ये वाला गलत है। और कहते हैं क्योंकि जो है नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करता है। नाद सौंदर्य से क्या होता है? कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। अब आइए देखते हैं नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से क्या बढ़ती है? कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य कविता को जो है पूर्ण रूप प्रदान करने में आवश्यक होता है। बिना इसके जो है कविता पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाती। अगला 70 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्थापना कहते हैं मरणासन जो है महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। तर्क कहते हैं क्योंकि उपन्यास का जो है उदय पश्चिम और मध्य वर्गीय के उदय के साथ हुआ। तो आइए देखते हैं इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या कहते हैं? मरणासन, आप लोग को पता ना हो तो याद रखिएगा, मरणासन के महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। किसके? मरणासन के महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि जो उपन्यास का उदय जो है पश्चिम में जो है मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ था। पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ उपन्यास का जो है जन्म हुआ था। आइए व्याख्या देखिएगा। महाकाव्य और जो है उपन्यास का विस्तार फलक के लगभग समान है। महाकाव्य के जो है अवसान की पृष्ठभूमि पर जो है उपन्यास का जन्म हुआ। मतलब जब जो है महाकाव्य का अंत हो रहा था तभी जो है उपन्यास का जन्म हुआ, और जो है महाकाव्य की स्थापना उपन्यास ले चुका है। मतलब महाकाव्य का जो है स्थान कौन ले लिया है? अभी उपन्यास ले लिया है। उपन्यास जो है पश्चिम मध्य वर्ग से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम मध्य वर्ग से उत्पन्न हुआ, और जो है बंगला साहित्य से होते हुए हिंदी में आया। किससे हुए? तो बांग्ला साहित्य से होते हुए कहाँ आया था? हिंदी में आया था। अगला प्रश्न है। स्थापना देखिएगा। साधारणीकरण की जो है प्रमुख आधारशिला मानवीय सुलभ समान अनुभूति है। तर्क कहते हैं क्योंकि मानवीय सुलभ समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे जो है भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों
सही है। क्या कहते हैं, साधारणीकरण की जो है प्रमुख आधारशिला जो है मानवीय सुलभ समानुभूति है। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है मानवीय सुलभ समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। आइए देखिएगा, इसका व्याख्या कहते हैं विशिष्ट को जो है सामान्य करना है साधारणीकरण। विशिष्ट को जो है सामान्य यदि कर दिए वो उसको क्या कहते हैं, साधारणीकरण। साधारणीकरण का मुख्य बिंदु जो है मानव को जो है सुलभ और समान अनुभूति कराना है। साधारणीकरण का मतलब क्या है, मुख्य बिंदु है मानव को जो है सुलभ और सामान्य अनुभूति कराना है। वह जो है समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को जो है भारतीय दर्शन का भी जो है सहयोग प्राप्त है। भारतीय आचार्य भट्ट नायक इसके जन्मदाता हैं। तो इसके जन्मदाता कौन हो गए, भट्ट नायक। साधारणीकरण के जन्मदाता भट्ट नायक। आइए अगला 72 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्थापना कहते हैं प्रसाद के नाटकों में जो है रस और द्वंद्व का अनंत समन्वय हुआ है। तर्क कहते हैं कारण कि यह केवल उन पर जो है पश्चिमी नाटक के चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अनंत समन्वय हुआ है। आइए व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो है रस और द्वंद्व का जो है आदि से अंत तक जो है समन्वय हुआ है। मतलब जो है आदि से अंत तक जो है रस और द्वंद्व है। और इस समन्वय में जो है उन मात्र पश्चिम नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। किस पर, जयशंकर प्रसाद का। पश्चिमी के साथ साथ जो है भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है हमारे जयशंकर प्रसाद पर। इसीलिए जो है रस और द्वंद्व का जो है आदि से अंत समन्वय हुआ है उसके रचना नाटकों में। आइए अगला देखिए 73 नंबर प्रश्न है। स्थापना कहते हैं आदर्श नागरिक को आत्म विकास से करते हुए जो है सारी जो है धरती के सुख में ही अपना जो है सुख मानना चाहिए। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी जो है अच्छाई बुराई और जो है मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। तो इसका स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा दोनों तर्क और जो है स्थापना दोनों सही है। तर्क स्थापना कहते हैं आदर्श नागरिक को जो है आत्म विकास से करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। किसको, आदर्श नागरिक को। लेकिन तर्क कहते हैं क्योंकि प्रत्येक नागरिक के जो है व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की जो है मूल्य कसौटी समाज कल्याण की भावना है। आइए देखते हैं व्याख्या देखिएगा। आदर्श नागरिक को जो है आत्म विकास से अपना जो है विकास करते हुए सारी धरती संसार के सुख में ही अपना जो है सुख मानना चाहिए और वह मानता है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने व्यवहार अच्छाई बुराई के मूल्य में जो है समाज कल्याण की जो है भावना को चिन्हित करे। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्थापना है गोदान ग्रामीण जीवन का जो है महाकाव्य है। स्थापना देखिए क्योंकि जो है तर्क देखिए कि क्योंकि गोदान में जो है समग्र युग जीवन का चित्रण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से जो है पहला वाला सही है, क्योंकि जो है गोदान जो है ग्रामीण जीवन पर जो है लिखा गया महाकाव्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। गोदान प्रेमचंद की जो है रचित उपन्यास है और इसमें जो है किसान ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। इसे जो है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। इसमें जो है समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं, बल्कि जो है किसान के जो है
ग्रामीण जीवन का और जमींदारी प्रथा, कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा का चित्रण है, पूछा जाएगा। गोदान में जो है कौन सी प्रथा का चित्रण है? तो जमींदारी प्रथा का चित्रण है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उसके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। उज्ज्वल नीलमणि अप्पय दीक्षित, कुवलयानंद विश्वनाथ, साहित्य दर्पण रूप गोस्वामी, रस गंगाधर, जयदेव या पंडित राज जगन्नाथ। इसका सही आंसर है डी नंबर। डी के अकॉर्डिंग मिलाइएगा। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि हो जाएगा रूप गोस्वामी का। उज्ज्वल रूप कैसा है? उज्ज्वल है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। कुवलयानंद हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्पय दीक्षित का। कुवलयानंद हो जाएगा अप्पय दीक्षित का। और साहित्य दर्पण हो जाएगा जयदेव का। साहित्य दर्पण किनका हो जाएगा? जयदेव का। और साहित्य दर्पण किसका हो जाएगा? तो विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ और रस गंगाधर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ का। आइए एक बार इसका जो है प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि 1500 से 16वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी। कुवलयानंद 16वीं शताब्दी और जो है अप्पय दीक्षित साहित्य दर्पण 14वीं सदी, विश्वनाथ रस गंगाधर 17वीं सदी, पंडित जगन्नाथ और चंद्रालोक्य 13वीं सदी जयदेव की है। इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ।